पूंजीवादिता या कैपिटलिज्म के साथ क्या समस्या है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं आज। अगर आप गौर करेंगे तो पूंजीवाद बड़ा ही ग्रॉस स्थूल अभिव्यक्ति है गहरे भौतिकवाद की या पदार्थवाद की, मटीरियलिज्म की। पूंजीवाद में भी केंद्र में क्या होता है? पूंजीवाद के केंद्र में होता है धन, संपत्ति, धरोहर, मुनाफा। इन्हीं सबको इकट्ठा करने की होड़ होती है। अब अगर किसी ने भी साइकोलॉजी का पी भी पढ़ा है या आध्यात्मिकता का ठीक से समझा है या नहीं भी पढ़ा है, बस जीवन को ही ध्यान से देखा है, तो उसे समझ में आ जाएगा कि इस धारणा में दिक्कत क्या है। कोई भी पदार्थ, मटेरियल शाश्वत तो होता नहीं, इटर्नल तो होता नहीं। तो अब अगर अपने जीवन का केंद्र ही किसी इंसान ने उसको बना लिया है जो बस आती जाती हवाएं हैं, तो पहले तो आप हमेशा ललाहित रहेंगे, और जब आपके पास वो चीज ठीक ठाक मात्रा में आ भी जाएगी तो फिर आपके भीतर एक डर उपजेगा, क्योंकि आंतरिक तौर पर आप भी जानते हैं कि वो चीज जो कोइंसिडेंटली मिली है, संयोग से मिली है, वो कभी भी जा सकती है। तो आप अब आपके बस में जितने मुमकिन हथकंडे हैं वो सब अपनाएंगे उसे बनाए रखने के लिए और उसे बचाए रखने के लिए। तो आमतौर पर तो हम नैतिकता के मारे हिंसा करते नहीं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं भाई, और समाज ने हमको सिखाया है कि हिंसा गलत बात है। पर जहां हमें ये विश्वास हो जाता है कि अगर हमने हिंसा की तो किसी को पता नहीं चलने वाला, तो हम हिंसा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ये जो समाज में हर कोने में घूसखोरी, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये लोग कोई सतही तौर पर हिंसक इंसान थोड़ना है। आप इनके जीवन में देखेंगे तो ये आपको निहायती सामाजिक, व्यवहारिक, सभ्य लोग मालूम पड़ेंगे। पर क्योंकि इन्होंने केंद्र में ही उस चीज को बिठा रखा है जो अनिश्चित है, आप कुछ भी कर लें उसका भरोसा नहीं है, तो आप हमेशा डरे हुए ही रहते हैं। और डरा हुआ आदमी हमेशा हिंसक होता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो कहता है मुझे अपना डर मिटाना है, चाहे किसी कीमत पर भी। नैतिकता के कारण मैं लूटपाट, चोरी, डकैती तो नहीं करूंगा, पर दफ्तर में बैठा हुआ मैं टेबल के नीचे से घूस जरूर ले सकता हूं, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा। और दिक्कत यह है उन लोगों के साथ कि वो जिस चीज से अपनी सुरक्षा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें और ज्यादा असुरक्षित कर रही है। यह है क्लासिक केस ऑफ डुअलिटी। असुरक्षित को ही सुरक्षा की मांग होती है, और जिस चीज को पाकर वो सुरक्षा की मांग करता है वो उसे और ज्यादा असुरक्षित बनाती है, क्योंकि वो चीज खुद ही संयोग से मिली है, तो अनिश्चित काल के लिए हमारे पास है, डेफिनेट तो है नहीं। अब हमारे देश का इतिहास ऐसा रहा है कि इस देश के केंद्र में विजडम रहा है, बोध। तो यहां पर कभी पूंजीवाद का कल्चर रहा नहीं, कैपिटलिस्ट कल्चर रहा ही नहीं। यहां के लोगों में असुरक्षा कम रही थी, इसलिए आप पाएंगे कि इतिहास में कई बार आक्रांता आए और यहां लूटपाट, हत्याकांड मचाकर गए, पर शायद ही कोई ऐसी घटना मिले जहां पर यहां से कोई बाहर गया हो लूटपाट मचाने। पर पिछले 20-30 सालों में यह हुआ है कि जैसे जैसे अमेरिका विश्व स्तर पर शक्तिशाली हुआ है, और वैसे वैसे उसने अब पाया है कि भारत में तो बड़ा अच्छा मार्केट है अपना उत्पाद बेचने का। फिर उसने देखा कि यहाँ के लोग तो मानसिक तौर पर बड़े सुरक्षित हैं, तो इनके मार्केट से बहुत ज्यादा डिमांड आती ही नहीं। तो उन्होंने लगाया हमारे देश पर मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र। वो क्या है? वो ये है कि अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई किसको करेंगे, तो फिर सप्लाई करने के लिए पहले डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, सटल तरीके से लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि अगर उनके पास हमारा प्रोडक्ट नहीं है तो उनमें कुछ कमी है, तभी वो इसको खरीदेंगे। तो इसीलिए फिर उन्होंने भारत के मन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये जो हम देखते हैं होप और पॉजिटिविटी का पूरा पाठ पढ़ाया जाता है हमारे समाज में, ये सब इसलिए है ताकि हम उनकी कंपनियों में काम करते रहें, हम उनकी चीज़ों का उपभोग करते रहें, उनकी चीज़ों को खरीदते रहें। उन्होंने ही हमको सिखाया है कि ज़्यादा पैसा होना बड़ा ज़रूरी है, बल्कि पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
तो अब धीरे धीरे ये जो प्रो कैपिटलिस्ट शिफ्ट है भारत के समाज में, खासकर मेट्रो सिटीज में, ये इसी का कारण है। और इसके साथ दिक्कत ये है कि अगर आपके मन में ये गहरे तरीके से बिठा दिया गया कि धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य है, तो फिर आप कभी उसकी तलाश करते ही नहीं जो सच में जीवन का लक्ष्य होने के योग्य है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो पता चल गया ना, अब कौन खोजे। और क्योंकि अधिकांश तौर पर सबको अपने आसपास यही करते हुए लोग दिखते हैं, तो लोगों को लगता है हम सब ठीक ही तो कर रहे हैं। तो अब कौन सोचे प्रेम के बारे में, करुणा के बारे में, आनंद के बारे में, लव, कंपैशन, जॉय, इन सब के बारे में कौन सोचे। लक्ष्य तो मिल गया ना, जिंदगी का पर्पस तो मिल गया। अब सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर अमेरिका हमेशा हमसे ऊपर रहा है। तो वहां जिन लोगों को ठीक ठाक मात्रा में पैसे मिल जाते हैं, वो फिर ये सोचने लगते हैं कि अब इस पैसे का करें क्या, अब ये तो गड़बड़ हो गई। आपने कहा पैसे कमाना जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, ठीक ठाक मात्रा में कमा लिए, अब उस पैसे का करें क्या। तो यहां से शुरू होता है पूरा निहिलिज्म का चक्र। निहिलिज्म का अर्थ होता है यह धारणा कि जीवन मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। तो कुछ होते हैं जो इस निहिलिज्म के रास्ते के असीम कष्ट से बचने के लिए अपने आप को कंज्यूमरिज्म में, भोग करने में डुबा लेते हैं कि खुद को संवेदनहीन कर दो अपने ही कष्ट के प्रति। फन करो, एक्साइटमेंट में जियो, एंजॉय करो, जिंदगी को कंज्यूम करो, पर वो जो कष्ट है, वो जो खालीपन है, वो महसूस मत करो, उसे दबा कर रखो। या फिर एक छोटी सी मात्रा में लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में आ जाती है, तो वो कहते हैं चलो अब भारत चलते हैं जीवन का वास्तविक लक्ष्य खोजने। तो जब सब कुछ जोड़कर निहिलिज्म के गड्ढे में गिरकर फिर यहीं आना है, तो फिर इतना लंबा रास्ता लेना ही क्यों है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इसलिए जरूरी है, फिलॉसफी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें हमारा वक्त जलाने से बचा देती है। इसी संदर्भ में कबीर साहब कहते हैं, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। क्योंकि उससे ज्यादा का करना क्या है उनको। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि पूंजीवादी वही हो सकता है जो पदार्थ को भी ठीक से नहीं समझता। हो जाइए आप मटीरियलिस्टिक, पर आधे अधूरे मटीरियलिस्टिक होने से काम नहीं चलेगा। होना है तो पूरे हो जाइए, मटेरियल के, पदार्थ के बिल्कुल करीब जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मात्र पदार्थ है, ये तो संयोग से आया है, तो इस संयोग से चला भी जाना है। तो फिर आप इस खेल से बच जाएंगे। पर जो अधूरा पदार्थवादी होता है वो ही पूंजीवादी हो सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कैपिटलिज्म इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिसअंडरस्टूड मटीरियलिज्म। अब ये तो बात हुई व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर, इंडिविजुअल लेवल पर पूंजीवाद क्यों खतरनाक है, इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लेते हैं। यमन में पिछले 6 साल से सिविल वॉर चल रहा है। लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है जहां देखो वहां। और जंग का जो एक मुख्य पक्ष है सऊदी अरब, उसे जितने हथियार, अम्यूनिशन सप्लाई करने का काम है वो करता है यूनाइटेड स्टेट्स। और ये शुरू तो हो गया था बैरक ओबामा के टाइम से ही, उनके राजनीतिक फैसलों के कारण, पर इसने गति पकड़ी है डोनाल्ड ट्रंप के आने पे। ह्यूमन राइट्स वाले परेशान हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है कि येमेन इज हैंगिंग बाय थ्रेड। पर जब इस बारे में ट्रंप साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा अमेरिका सऊदी अरब को आर्म सप्लाई करना बंद नहीं कर सकता क्योंकि उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है, बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, तो इस डील को तोड़कर अमेरिका के मुनाफे को खो नहीं सकते। और ये तो हम सबको पता ही है कि ट्रंप साहब कितने प्रो कैपिटलिस्ट थे। खैर, तो अब जो बाइडेन ने चुने गए हैं तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर वो चुने गए तो सऊदी को आर्म सप्लाई बंद कर देंगे। तो ये दिक्कत होती है कैपिटलिस्ट हो जाने के साथ।
कैपिटलिज्म निकलता है गहरे डर और असुरक्षा से, और उस डर को हटाने के लिए इंसान जो कुछ भी करता है वो उसके डर को और बढ़ाता जाता है। इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अपने डर को मिटाने के लिए क्या कर रहा है, कितनी हिंसा कर रहा है। उसे बस अपना मुनाफा देखना है। और अमेरिका से बड़ा उदाहरण इस बारे में और कौन हो सकता है। पूरी दुनिया में होने वाले कार्बन एमिशन को अगर पर हेड देखा जाए, प्रति व्यक्ति, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका पीछे पहले ही हट चुका है, जबकि अमेरिका की आबादी भारत की आबादी से 1/3 भी नहीं है, तब यह हाल है। तो ये सोचिए कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका की जीवन शैली अपनाने लगा इतनी ज्यादा आबादी के साथ, तो क्या होगा। हम अक्सर इस बात को बड़े हल्के में ले लेते हैं कि डरा हुआ इंसान क्या कर सकता है। हम जंगल से निकले हैं और जंगल का जानवर हमारे अंदर ही बैठा है, हमारी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग बनकर। ये बातें हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। और जानवर को प्रेम, करुणा, सद्भावना से कोई प्रयोजन नहीं है। हमारी कामनाओं का अंत नहीं है। कोई इंसान देखा अपने जीवन में जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हों? कुछ अपवाद ही होंगे, अगर होंगे तो। रूमी कहते हैं, आई हैव अ थर्स्टी फिश इन मी दैट कैन नेवर फाइंड इनफ ऑफ व्हाट इट इज थर्स्टी फॉर। और एक बात और समझने वाली है यहां पर, कैपिटलिज्म के साथ मार्केट का फ्री हैंड भी बढ़ता है। तो ये जो अमेरिका के बड़े बड़े शहरों के गगनचुंबी इमारतों को देखकर आकर्षित होने वाले लोग हैं, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए एक और उदाहरण है जो उन्हें समझना चाहिए। अगर दवाइयों का ही उदाहरण ले लिया जाए तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो अभी हमको बड़े सस्ते में मिल जाती हैं। सरकारी दवाइयों की दुकान है भारत में, जहां पर 2 रुपए 4 रुपए में आपको दवाइयां मिल जाती हैं। अब अगर मार्केट को फ्री हैंड दिया गया और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट ने मार्केट कैप्चर अपना बढ़ा लिया, जैसा कि अमेरिका में हो चुका है, तो इंसान को मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करने का हक मिल जाएगा। कामनाओं का अंत थोड़ना होता है। तो उसकी मर्जी, फिर वो कितनी भी कीमत पर वो दवाइयां बेचे। वही दवाइयां फिर वो 4 रुपए के बजाय 400 में भी बेच सकता है, 4000 में भी बेच सकता है। और हमको भूलना नहीं चाहिए कि भारत में अभी भी तकरीबन 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। और अगर देश में 9 करोड़ लोग कष्ट में आए तो फिर बाकी लोग भी कहां आराम से जी पाएंगे। तो इसीलिए जिन चीज़ों को हम भारतीय गिवन लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, किसी अमेरिकन से आप बात करेंगे तो उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उसकी मेडिकल बिल्स और इंश्योरेंस कहाँ से होगा, क्योंकि एकमात्र इंश्योरेंस ही है जो उन्हें मोटी मोटी चीज़ों में बचाए रखता है। वरना वहाँ तो मार्केट फ्री है। आप एक हॉस्पिटल में जाएं तो वो ब्लड टेस्ट के $500 लेगा, अगले हॉस्पिटल में जाएं तो वो उसी ब्लड टेस्ट के $2000 भी ले सकता है, और आप कुछ कह नहीं सकते। फ्री मार्केट है भाई। तो इसीलिए खास तौर पर भारत जैसे देश में पूंजीवादियों को एक छत्र राज करने देना हिंसक और बर्बरताई कहलाएगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा विवेक का उपयोग करें और देखें कि क्या हम सच में अमेरिका जैसा होना चाहते हैं, क्या वो उस लायक भी हैं कि हम उनकी जीवन शैली को अपनाएं। मैं आर्थिक विकास के खिलाफ नहीं हूं, पर हमें यह तो देखना होगा ना कि किस कीमत पर हम विकास मांग रहे हैं। यूं ही नहीं फरवरी के महीने में ग्लेशियर पिघल जाया करते हैं। कहीं तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर हमें रेखा खींचनी होगी अपने लालच पर, अपनी मांगों पर, अपने उपभोग पर, अपनी बढ़ती जनसंख्या पर। वरना अभी 150 लोगों की मृत्यु हुई है, आगे न जाने कितनों की होगी। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने परिवारजनों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में। मुझे आपकी बात सुनने का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज।